वेलकम टू नूब इन्फॉर्मर। आज हम इजराइल और ईरान के बीच जो हाल में तनाव बढ़ा है उस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास एक विश्लेषण है ऑपरेशन राइजिंग लायन पर आधारित, और इसमें हम खास तौर पर 13 से 22 जून 2025 के बीच क्या हुआ उस पर ध्यान देंगे। मतलब हम दिन ब दिन देखेंगे कि फौजी एक्शन क्या हुए, दुनिया ने कैसे रिएक्ट किया, और हाँ, भारत का क्या स्टैंड रहा। बिल्कुल। और ये 10 दिन काफी एक्शन पैक थे। शुरुआत हुई 13 जून की रात को। इजराइल ने लॉन्च किया ऑपरेशन राइजिंग लायन। आप समझिए, ये दशकों में उनका सबसे बड़ा हवाई हमला था। करीब 200 फाइटर जेट्स और ड्रोन्स। बाप रे, 200 जेट्स और ड्रोन्स! और इनके निशाने पे क्या था? क्या सिर्फ मिलिट्री ठिकाने? नहीं, निशाना काफी बड़ा था। ईरान की एयर डिफेंस तो थी ही, साथ में उनके अहम परमाणु ठिकाने जैसे नतांज और अराक, जहां शक है कि वो परमाणु मटेरियल बनाते हैं। फिर मिसाइल लॉन्चर्स और ईरान की जो रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स है IRGC, उनके कमांड सेंटर भी। अच्छा। और एक बात और सामने आई है कि शायद मुसाद के छोटे ड्रोन्स ने पहले ही उनके रडार सिस्टम को कुछ हद तक बेकार कर दिया था। ओहो, ये तो काफी प्लानिंग से किया गया लगता है। हाँ, और इसमें ईरान के कुछ सीनियर IRG कमांडर और शायद कुछ परमाणु वैज्ञानिक भी मारे गए। जाहिर है ईरान ने इसका जवाब जरूर दिया होगा। बिल्कुल। उसी शाम ईरान का काउंटर अटैक आया, ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 के नाम से। उन्होंने भी करीब 150 बैलिस्टिक मिसाइलें और 100 से ज्यादा ड्रोन्स इजराइल पर दागे। तो क्या इजराइल को बहुत नुकसान हुआ? देखिए, इजराइल का जो आयरन डोम डिफेंस सिस्टम है वो काफी कामयाब रहा। ज्यादातर मिसाइलें और ड्रोन्स हवा में ही रोक दिए गए। हाँ, कुछ इजरायली नागरिक घायल हुए और मलबा गिरने से थोड़ा बहुत नुकसान हुआ, पर बड़ा हमला नाकाम कर दिया गया। तो ये तो बस शुरुआत थी। इसके बाद हमले रुके या चलते रहे? नहीं, रुके नहीं। अगले कई दिन, आप मान लीजिए 14 से लेकर लगभग 20 जून तक ये सिलसिला चला। इजराइल ने लगातार ईरान के मिसाइल गोदामों पर, फौजी अड्डों पर और परमाणु ठिकानों पर हमले जारी रखे। इस्फहान का नाम भी आया 16 जून के आसपास। और ईरान, वो क्या कर रहा था? ईरान ने भी जवाब दिया। इन कुछ दिनों में उन्होंने करीब 400 मिसाइलें दागी। इनमें से कुछ शहरों पर भी गिरी। इजराइल में करीब 20-26 लोगों की मौत हुई और 500 से ज्यादा घायल हुए। ये तो काफी गंभीर आंकड़े हैं। जी हाँ। हालांकि इजराइल का डिफेंस सिस्टम ज्यादातर ईरानी मिसाइलों को रोकने में कामयाब रहा। फिर 17 जून को तेल अवीव वगैरह पर भी मिसाइलें गिरी। रात भर में 30 ईरानी ड्रोन रोके गए। मतलब पूरा हफ्ता ही तनाव में गुजरा। बिल्कुल। 18 जून को IDF ने हमले और तेज कर दिए। तेहरान, करमानशाह, नतांज में 20 बड़े ठिकानों पर। फिर 20 जून को 50 से ज्यादा इजरायली फाइटर जेट्स ने तेहरान के सिक्योरिटी हेडक्वार्टर, मिसाइल स्टोरेज और हिजबुल्लाह के कमांड सेंटरों को निशाना बनाया। अच्छा, इस सब के बीच दुनिया भर के देश क्या कह रहे थे? उनकी क्या प्रतिक्रिया थी? दुनिया में थोड़ी अलग अलग राय थी। जैसे G7 देश हैं, उन्होंने ईरान के परमाणु कार्यक्रम की निंदा की, कहा कि इजराइल को अपनी रक्षा का अधिकार है, लेकिन साथ में ये भी कहा कि वे शांति रखो, मामला बढ़ाओ मत। और चीन, रूस? चीन और रूस ने कहा कि फौरन तनाव कम किया जाए, लड़ाई बंद हो। UN सिक्योरिटी काउंसिल में भी इमरजेंसी मीटिंग्स हुई। और भारत का क्या रुख था? वहां तो भारतीय नागरिक भी फंसे होंगे। हाँ, भारत ने बहुत ही, आप कह सकते हैं, सधा हुआ डिप्लोमैटिक स्टैंड लिया। दोनों तरफ से शांति बनाए रखने को कहा। और जैसे ही खतरा ज्यादा बढ़ा, भारत ने ऑपरेशन सिंधु शुरू किया। ये चला 18 से 22 जून तक। अच्छा, क्या था ये ऑपरेशन? इसमें करीब 110 भारतीय नागरिकों को ईरान से सुरक्षित बाहर निकाला गया, क्योंकि बमबारी बहुत बढ़ गई थी। देखिए, भारत के लिए यह संतुलन जरूरी है। इजराइल के साथ टेक्नोलॉजी और डिफेंस के रिश्ते हैं, तो ईरान एनर्जी और रीजनल स्टेबिलिटी के लिए अहम है। सही बात है। अच्छा, सुना है 21 जून को अमेरिका भी सीधे तौर पर शामिल हो गया। हाँ, ये एक बड़ा डेवलपमेंट था। इजरायली हमलों के बाद अमेरिका ने भी अपनी B-2 बॉम्बर्स और टॉमहॉक मिसाइलों का इस्तेमाल किया। उन्होंने ईरान के कुछ बेहद सुरक्षित माने जाने वाले परमाणु ठिकानों जैसे फोर्डो और नतांज पर बंकर बस्टर बम गिराए। बंकर बस्टर मतलब जो जमीन के अंदर घुसकर धमाका करते हैं? बिल्कुल। ये बहुत गहरे और मजबूत बने बंकरों को तबाह करने के लिए होते हैं। इससे ईरान के परमाणु प्रोग्राम को बहुत बड़ा झटका लगा होगा। तो इसके बाद ईरान ने क्या किया? क्या कोई बड़ा जवाबी हमला हुआ? हाँ, अगले ही दिन 22 जून को
ईरान ने करीब 27 से 40 बैलिस्टिक मिसाइलें दागीं। इस बार निशाना थे इजराइल के बड़े शहर तेल अवीव, यरूशलेम, हाइफा, यहाँ तक कि बेन गुरियन एयरपोर्ट भी। हाइफा में शायद एयर डिफेंस सिस्टम में कुछ गड़बड़ हुई, जिससे वहां लोग काफी चौंक गए और 20 से 90 लोग घायल भी हुए। लेकिन इसी दौरान इजराइल भी हमले कर रहा था। जी हाँ, उसी वक्त इजराइल ने भी ईरान के अंदर IRGC के मिसाइल डिपो, ड्रोन हब वगैरह पर हमले किए। कुछ F-5 फाइटर जेट गिराने और कमांडरों को मारने की भी खबर आई। तो अगर हम इन 10 दिनों का एक मोटा-मोटा हिसाब लगाएं, तो नुकसान कितना हुआ दोनों तरफ? देखिए, आंकड़ों के हिसाब से ईरान को ज्यादा नुकसान हुआ है। अनुमान है कि 300 से 400 से ज्यादा मौतें हुई। उनकी मिसाइल लॉन्च करने की क्षमता करीब 40% तक कम हो गई। परमाणु ठिकानों को भी भारी नुकसान पहुंचा। दूसरी तरफ इजराइल में 20 से 26 मौतें हुई, पर हाँ, 500 से ज्यादा लोग घायल जरूर हुए। तो क्या अब हम मान सकते हैं कि ये लड़ाई या कम से कम ये दौर अब खत्म हो गया है? देखिए, खत्म कहना शायद जल्दबाजी होगी। एक तरह का मतलब गतिरोध सा बन गया है। ये सही है कि इजराइल और अमेरिका ने ईरान के परमाणु और मिसाइल ताकत को काफी कमजोर कर दिया है, लेकिन ईरान पूरी तरह पस्त हुआ हो ऐसा नहीं लगता। तो आगे क्या हो सकता है? हो सकता है कि अब ईरान सीधे सीधे लड़ने के बजाय अपने जो सहयोगी गुट हैं, जैसे लेबनान में हिजबुल्लाह है, यमन में हूथी हैं, उनके जरिए लड़ाई जारी रखे। इसे एसिमेट्रिक वॉरफेयर कहते हैं, छुपकर हमला करना या अप्रत्यक्ष तरीके से। और इसका असर दुनिया पर वो तो पड़ ही रहा होगा। बिल्कुल। तेल की कीमतें फौरन बढ़ गईं। कई एयरलाइंस और शिपिंग कंपनियों ने अपने रूट बदल दिए। खासकर हॉर्मुज स्ट्रेट, जहां से दुनिया का बहुत सारा तेल गुजरता है, वहां खतरा महसूस किया जा रहा है। आगे क्या होगा, ये बहुत कुछ ईरान के अगले कदमों पर और इस बात पर निर्भर करेगा कि अमेरिका कितना और शामिल होता है। यानी तनाव भले थोड़ा कम हुआ हो, लेकिन खत्म बिल्कुल नहीं हुआ है। सिचुएशन अभी भी काफी नाजुक है। और सोचने वाली बात यह भी है कि क्या इन हमलों से ईरान वाकई परमाणु हथियार बनाने से रुक जाएगा, या फिर इस टकराव ने किसी और नए तरह के खतरे को जन्म दे दिया है जिसका अंदाजा हमें अभी नहीं है? बिल्कुल, ये सवाल तो बना ही हुआ है और इस पर आगे भी नजर रखनी होगी। बिल्कुल। इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। थैंक यू।